बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयदा इकरा बुखारी सुबह सवेरे पाकिस्तान में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आज जुम्मे का रोज़ है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और इस बाबरकत दिन के सदके और इस बाबरकत महीना जो अब चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल जो है, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो इसके सदके जो है दुरूद व सलाम भी आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें। ख़ासकर जुम्मे का रोज़ है तो दुरूद व सलाम जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और उसका सवाब भी जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो आज की अच्छी बात की जाने बढ़ेंगे क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो अच्छी अच्छी बातें भी हम करेंगे आगे। तो अच्छी बात जो है हमारी वो ये है कि अपनी गुफ्तगू को इस तरह का बना लें, इस कदर अपनी खूबसूरती से गुफ्तगू करें, अपने अल्फाज का चुनाव। और अल्फाज के चुनाव के साथ साथ अगर हम बात करें गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू का असर भी बहुत जो है वो पड़ता है अगले इंसान पर। अगर आपकी जो शख्सियत है उसमें निखार होगा, अगर आपकी शख्सियत जो है वो अच्छी होगी, आपने लिबास अच्छा पहना हुआ होगा और आप जो लफ्ज़ों का चुनाव कर रहे हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। क्योंकि अगर हम कोई किसी से बात करते हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो हम बड़े बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करते हैं कि यार अगला बंदा जो है ना उससे मुतासिर और हमारी बात भी मान ले। लेकिन उन तमाम चीज़ों का जो असर है ना वो आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा पड़ता है कि जितनी बेहतरीन आपकी शख्सियत होगी उतनी ही जो आपकी बात है उसका तासुर जो अगले पर पड़ेगा और वो कन्विंस हो जाएगा कि यार ये बंदा जो है ना बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो अपनी जो शख्सियत है उसमें निखार पैदा करें और ख़ूबसूरती के साथ अपने अल्फाज के साथ साथ अपने आप को इतना अच्छा ड्रेसअप कर लें और अपने आप को इतना अच्छा बना लें कि लोग आपकी गुफ्तगू से, आपकी शख्सियत से मुतासिर हों। तो ये तो थी हमारी अच्छी बात और इस पर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इस पर अमल करती हूँ। यकीनन मैं चाहती हूँ कि आप सब जो देख रहे हैं वो लोग भी इस बात पर अमल करें। एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट की, जिन्होंने चंद रोज़ कबल मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सबसे मुनफरिद अंदाज अपनाया है। जी हाँ जनाब, मेकअप आर्टिस्ट शोएब खान ने अपनी बाकमाल सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे को हूबहू मैडम नूरजहां में तब्दील कर दिया है। शोएब खान ने अपने आप को मलिका तरन्नुम का रूप धारने के लिए नूरजहां का सबसे मकबूल तरीन रूप धारा है, जिसमें उन्होंने सब्ज़ रंग का लिबास से बतन किया हुआ है और साथ ही साथ बालों में गुलाबी फूल भी लगा रखे हैं। शोएब खान ने इससे पहले बॉलीवुड की स्टार दीपिका पादुकोण का रूप भी धारा, जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था। जबकि अगर इससे पहले की बात की जाए तो उन्होंने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए हॉलीवुड की मकबूल फिल्म जोकर और अदाकारा एंजेलिना जोली का मशहूर तरीन रूप धार कर लोगों को हैरान कर दिया। शोएब खान इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे और उनसे पूछेंगे कि उनको इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ आए कहाँ से हैं। तो शोएब खान हमारे साथ ही लॉ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शोएब आपके वक्त का कि आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। तो शोएब पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आपको लोग बड़े पसंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर जो आपका गेटअप था मैडम नूरजहां का उसको बड़ा पसंद किया गया, आइडिया कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू कि पहले तो आपने इतना मतलब एक रिस्पेक्ट होती है बुलाना और लोगों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैडम नूरजहां हैं वो एक बहुत खूबसूरत शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको कोई शक नहीं है। डिकेड्स तो बहुत छोटा वर्ड है, मुझे लगता है कि सदियों में कोई ऐसा चेहरा बन के आता है सामने। तो मेरी बचपन से इंस्पिरेशन थी और उनके गाने बहुत देखे, बहुत ज़्यादा देखे और मुझे लगता था कि मतलब ये ऐसा लुक है जो किसी ना किसी तरीके से कॉपी हो सकता है सही। तो मैंने आई ट्राइड ऑन मी और मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी एफर्ट की और वो अच्छा, ये आपकी एफर्ट तो आपने यकीनन अच्छी की। फीडबैक कैसा आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस तरह के आपके जो आपने रूप धारे मजे आई एम रियली सरप्राइज, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। ये चीज़ मैं अपने लिए करता हूँ, मुझे मतलब हर एक इंसान की कुछ फैंटेसीज होती हैं, तो मेरी फैंटेसीज होती हैं कि जब मैं किसी एक पर्सनैलिटी को देखूँ, किसी एक जैसे जिसमें कैरेक्टर हो, तो उसको मैं कॉपी करने की कोशिश करूँ और उसको
उसको मैं बहुत डिटेल में देखने की भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा ये क्या कर रही है, हाथ कैसे मूव कर रही हैं, आंखें कैसे मूव कर रही हैं। तो क्योंकि तो आप उनकी तरह फिर उनके कैरेक्टर में बिल्कुल गुम हो जाते हैं, एक्टिंग भी वैसे करते हैं। सिर्फ मेकअप काउंट नहीं करता ना, मेकअप तो आप किसी को भी कर सकते हैं, और वो अगर एक्ट वैसे ना करे, अगर वो अंदर से फील वैसी ना दे, तो वो कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से जस्टिस कर पाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा, लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया या नेगेटिव फीडबैक दिया इस सारे काम पर? मुझे लगता है कि अगर मैं 100% में से देखूं तो मुझे 93% लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, बट जो 7% लोग हैं उन्होंने बहुत नेगेटिव भी कहा। और ठीक है, हर किसी की अपनी एक परसेप्शन। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी भी है लोगों में, वो लोग किसी को आगे जाता देख नहीं सकते हैं, और जेलसी का एक आ जाता है फैक्टर भी। मैं शायद नेगेटिविटी के उस पर ना कहूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर अब बहुत सी चीज़ें जो मुझे बहुत बुरी लगती हैं वो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सी चीज़ें जो आपको बहुत बुरी लगती होंगी वो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो हर किसी की अपनी फीडबैक है। तो अगर हम नेगेटिव फीडबैक को एक मतलब हम उसको लेके टर्न ऑफ हो जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो 98% लोग पुश कर रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को लेके चलना चाहिए, पॉजिटिविटी को लेके चलना चाहिए। अच्छा, कितना टाइम लगता है गेटअप भी, आप किसी भी गेटअप में अगर अपने आप को ढाल रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे मतलब मेकअप करने में, मेकअप और बाल बनाने में मुझे अपने ऊपर 1 घंटे से ऊपर आता है। एज इन कैरेक्टर में कंप्लीट, लेकिन उसकी चीज़ें इकट्ठी करने में बहुत टाइम लगता है। उसमें टाइम लगता है लाइक 1 मंथ और 1.5 मंथ, बिकॉज आपको बार बार आपकी सबसे मुझे लगता है कि मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो इसलिए ज़्यादा हिट हो रहे हैं क्योंकि मैं उनकी चीज़ों को भी लेके चल रहा हूँ, ना सिर्फ कि उनके गेटअप को, उनकी चीज़ों को। जैसे मैडम नूर जहाँ का जो एक लिबास था, सब्ज रंग का लिबास था, उन्होंने जेवतन किया था, आपने वही पूरा गेटअप अपनाया। एग्जैक्टली। और वो जो उन्होंने वो एक रानी हार पहना हुआ था, उस रानी हार के पीछे मतलब मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, मतलब उस ज्वेलरी के पीछे मुझे कितने, इस तरह दीपिका पादुकोण का जो वो एक नेकलेस सेट था और इयरिंग्स थे, उसके लिए मुझे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, बहुत मेहनत करती है। अच्छा, अगर देखा जाए लोग जिस तरह से कहते हैं कि जी हमने भी इस तरह का गेटअप अपनाना है, अगर कोई आपको कहे जी हमें इस तरह से तैयार कर दें, तो आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा आपको दूसरे किसी को ऐसे गेटअप में? मुझे लगता है कि मैं शायद किसी और को कर ना पाऊँ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपके एक्सप्रेशंस बहुत काउंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम आजकल की जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनको देखें, जैसे आयज़ा खान है, माया अली है, माहिरा खान है, ठीक है, दे आर लाइक लेस मेकअप पर्सन, उनके मेकअप्स नहीं होते, बट अगर उनको किसी ने कॉपी करना है तो उनके एक्सप्रेशंस को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई शख्स बनना चाह रहा है वो तो सबसे पहले उसको अपने एक्सप्रेशंस पे काबू करना पड़ेगा। चलिए शुएब, अगर वैसे आपको यहाँ बैठे बैठे ही ऑफर हो जाए जी आपने मैडम नूर जहाँ की जो है ना गेटअप में ये कोई गाना परफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे फिर? मेरा ख्याल है मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, नहीं कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि जैसे खुद से गेटअप करना होता है कि अच्छा कोई गलती हो जाए तो ठीक है, माफ़ी तलाफ़ी तो है ना खुद के साथ, लेकिन लोगों के मैडम जी की तरह खड़े होकर लोगों को फेस करना मुझे लगता है कि इट्स रियली टफ थिंग फॉर। बिल्कुल, क्योंकि मैडम नूर जहाँ की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि मैं आज ये बात अल ऐलान आज भी कहूँगा, शायद मैं अपनी मौत तक ये बात करता रहूँगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 औरतें खूबसूरत गुजरी हैं, ठीक है, और चौथी मेरी अम्मी हैं। मतलब 3 औरतें वो हैं, एक नूरजहाँ जी हैं, नूरजहाँ, उसके बाद हैं बेनज़ीर भुट्टो, और तीसरी जो पर्सनालिटी हैं वो हैं रानी जी, जो पुरानी मूवीज़ की हीरोइन थी। सही। तो इन तीनों से ज़्यादा खूबसूरत मैंने अभी तक पाकिस्तान में किसी को नहीं देखा। चलें जी। अच्छा शुएब, यहाँ पर आप ये बताइएगा हमारे देखने वालों को कि आपने पास्ट में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको अपने ऊपर आपने ढाल दिया था, और दूसरा ये कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा और सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको पेश आई? मुझे लगता है मुझे मैडम नूरजहाँ के कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज उनके बाल जो थे वो बहुत टफ चीज़ हैं। अब मेरे बाल अपने हैं, कुछ मेरे बाल होते हैं, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं बीच में, कुछ पैडिंग होती है, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल मेरे लिए अभी तक मैडम नूरजहाँ का था। मेकअप में शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ऑफ कोर्स यू नो कि हेयर टुक टाइम। अच्छा, एक और बड़े मज़े की बात है, जैसे कि आप जब गेटअप किसी में भी ढालते हैं अपने आप को, तो उसमें आप के ख्याल में जो अगर गेटअप में किसी को लेकर आना हो तो उसका फेस छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है इस तरह की भी कोई चीज़ होती है? एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि बल्कि फेस जो है ना वो आपको इतना मार्जिन देता है कि आप उसको कितना चौड़ा कर लो और कितना पतला कर लो। ठीक है, जो ऑफ कोर्स जैसे एक मॉडल फेस है, आप कुछ भी कर लोगे ना, आप उसको फीचर वैसे
फीचर्स नहीं बना सकते हो। बिल्कुल इसी तरह मैंने अपने पिछले एक इंटरव्यू में बात की थी कि जैसे पाकिस्तान के एक लेजेंड अदाकारा हैं हिना दिल पजीर जी, अगर मैं उनको फॉलो करूं, मतलब मैं सुबह उठ के शायद नमाज पढ़ने के बाद पहला काम होता है कुद्दूसी साहब की बेवा देखना, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं उनको देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि एक ही फ्रेम में 4 लोग खड़े हुए हैं और वो चारों लोग वही हैं और वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे। मतलब इससे बड़ा एक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। बिल्कुल, और वो इसलिए ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, इसलिए वो चेंज हो जाती हैं बिकॉज शी हैव अ बल्की फेस, तो वो उसको जैसे चाहे कॉन्टूर कर सकती हैं और वो कर लेती हैं। अच्छा शोएब, वैसे मेरे फेस को देख के आप क्या अंदाजा लगाते हैं, इस पे कौन सा गेटअप अच्छा लगे? आपके फेस पे मुझे लगता है कि कोई भी एक्ट्रेस का गेटअप हो सकता है और किसी भी मॉडल का हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप कोई ऐसा गेटअप जिसमें आपने थोड़ा सा फैटी दिखना है, कुछ करना है, वो नहीं हो सकता, बिकॉज एग्जैक्टली बिकॉज यू हैव अ शार्प फीचर्स ना। अच्छा। तो हम उसको इनहेंस कर सकते हैं पर इतना नहीं कर सकते कि वो मोटा चेहरा बने। अच्छा, फ्यूचर में आपने क्या सोचा है, किस पर्सनालिटी है जिसका आपने गेटअप जो है वो अपनाना है? मेरे पास एक पूरी सीरीज है जिसके ऊपर मैं बहुत काम कर रहा हूँ और उसमें ये है कि अभी तक जो कैरेक्टर्स आए उसके बाद मेरा अभी जो अपकमिंग कैरेक्टर है वो दीपिका पादुकोण का ही होगा, दीवानी मस्तानी। अच्छा, वो वैसे मुश्किल नहीं है? नहीं, उसकी चीजें बनाना बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, और उसकी मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे हर रोज अपने इतने ज्यादा भारी स्केड्यूल में से उस चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है, रोज़ जाके कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। उसके बाद मेरा पाकीज़ा का आ रहा है, मीना कुमारी जी का, और उसके बाद मेरा फिर रानी जी का आएगा, रानी मुखर्जी के, रानी वो जो हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ठीक है, उनका आएगा उमराव जानादा का कैरेक्टर। और उसके बाद फिर मेरा आ रहा है ब्यूटी इन द बीस्ट, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, तो वो तो ये कितना टाइम लगेगा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि इन सारे आपने ये सारे कम से कम 2 मंथ्स में अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। 2 मंथ्स लगेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि ये दीवानी मस्तानी का तो मेरे ख्याल से कोई अगले 4-5 दिन में आ जाएगा। अच्छा, वैसे आपके इंस्टाग्राम के जो पेज है उसको हम भी देखते रहते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपका जो मेकअप, अगर आपकी बात की जाए, वैसे मैंने तो देखा है, मुझे तो पर्सनली पसंद आया, लेकिन आप किस किस्म के मेकअप कर सकते हैं? और जो इस तरह के, अगर हमने कोई कैरेक्टर की बात करें, चलिए रूप धारने के अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, वो कैसे मुझे और कितनी देर में मेकअप कर लेते हैं? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में ना एक्सपेरिमेंटल काम बहुत ज़्यादा किया है, सही, बहुत ज़्यादा किया, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा अली हसन का। अली हसन इज़ अ वेरी फेमस फोटोग्राफर, आश्ता खान, मोहम्मद हसनैन, MHM, उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी टॉप फोटोग्राफर्स हैं, दे आर डूइंग एडिटोरियल। और आप बिलीव कीजिए कि हमारे एडिटोरियल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम बाहर के किसी भी मैगजीन से बहुत अच्छे एडिटोरियल्स कर रहे हैं, ठीक है। और ना सिर्फ कि मैं, मेरे साथ के जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, कासिम लियाकत हैं, सुनील हैं, फातिमा नासिर हैं, साइमा रशीद बागफेरे हैं, ठीक है, मतलब ये जितने भी, नबीला हैं, सब, ये सब लोग इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं और हम लोग रोज़ इतना स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं कि अब हमें लगता है, हम सब मेकअप आर्टिस्ट को लगता है, क्योंकि मेरी सबसे दोस्ती है उमैर वकार से, अदनान अंसारी से, सबसे, तो हम सबको लगता है कि आप हमें कोई भी टास्क देंगे हम अचीव कर लेंगे, सही होगा, क्योंकि हम इतना काम कर चुके हैं, इतना काम आप कर चुके हैं, यकीनन आपको एक्सपीरियंस नॉट फॉर टेलीविजन, ठीक है, रेस्ट ऑफ टेलीविजन हम एक्सपेरिमेंटल वो कितना कर चुके हैं। शूट वगैरह के लिए करते हैं या फिर मतलब आप सिर्फ मतलब फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि फिल्म एक्चुअली फिल्म का कोई काम नहीं किया। नहीं, मैंने फिल्म के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया, ना ड्रामे के लिए किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बहुत लंबा स्पेल है। तो क्या सोचा है फ्यूचर में, प्लान्स हैं कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाए आप? नहीं, अभी तक तो नहीं, ना मैंने शूट वगैरह तक किया। आई लव टू स्पेंड एनर्जी ऑन शूट्स, बिकॉज मुझे पता होता है कि एक शूट सुबह स्टार्ट होना है, शाम तक खत्म हो जाना है, एंड आई कम टू माय हाउस, नहीं, नो, और मैं सुकून से घर आऊं और मैं सुकून से अपने घर पे बैठ के कप चाय पीऊं और मैं कुद्दूसी साहब की बेवा देखूं। चलें, घर वाले क्या कहते हैं वैसे? आप जो अपनी शक्लें इतनी बदली आपने, हम जो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बार बार वो चला भी रहे तो व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले मुझसे, मतलब मेरी अम्मी बहुत शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ अब सबके सामने निकली है कि अच्छा शोएब ये भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये सरप्राइज है पहले घर वालों के लिए? नहीं, मतलब मैं कभी इस तरह किसी को दिखाया नहीं था, मैं अपने मोबाइल की हद तक करता था, और जब मैं बंद कमरों में बैठ के अपने गेटअप्स किया करता था तो मुझे रोना आ जाता था कि लोग क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि उस वक्त मेरे जहन में हमेशा ये बात होती थी कि अच्छा अगर ये अपलोड होगा तो लोग मुझे जजमेंट करना शुरू हो जाएंगे, जजमेंट्स देना शुरू हो जाएंगे,
जाएंगे, जजमेंटल हो जाएंगे लोग, मतलब उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे। अभी भी करते हैं लोग, बहुत वियर्ड कमेंट्स करते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि लोगों में इतना एग्रेशन कैसे आ जाता है कि वो किसी की वॉल पे जाके इतना बैड कमेंट कर सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी व्यूज हैं, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक की अपनी, हर किसी की अपनी कमेंट, हर किसी की अपनी चॉइस होती है और हर किसी का अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है और हर किसी की अपनी एक सोच होती है। अगर वो कमेंट कर रहा है तो उसमें उसकी सोच जाहिर हो रही है। अच्छा, तो फैमिली सपोर्ट करती है वैसे? बहुत ज़्यादा। आई स्वेयर, मुझे लगता है कि थैंक यू अल्लाह ताला कि आपने मेरे माँ बाप मुझे ही दिए हैं। अच्छा, चलें जी, ठीक हो गया, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं है। शोएब खान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। तो नाज़रीन, आप भी बड़े वो खुश हो रहे होंगे शोएब के देखकर जो उन्होंने रूप धारे हैं, और मैं भी बड़ी सरप्राइज हो गई हूँ कि इतने ज़बरदस्त, और लगता ही नहीं है कि ये हकीकत में, मतलब ये कोई हकीकत को गुमान नहीं होता है। तो चलें यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आज बड़े ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जिनको ये मसाइल पैदा हो गए हैं, और हर दूसरे बंदे को यही मसला है कि उसको नींद नहीं आती है। और नींद क्यों नहीं आती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी जो नींद है वो ख़राब हो गई है और हम रातों को देर तक जागते हैं, इसी सारे मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट का, पहले आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वजीहा ज़फ़र, माहिर नफ्सियात हैं, और बहुत शुक्रिया वजीहा आपका, आप बड़ी हसीन लग रही हैं माशाल्लाह से। इनके साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अयूब बेग, जनरल फिजिशियन हैं, और सर बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए। और लाहौर स्टूडियो में लाइफ कोच हैं, हमारे साथ मौजूद है राहीला अहमद, बहुत शुक्रिया राहीला आपके वक्त का भी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि नींद जो है, एक आम शख्स जो है उसको नॉर्मल नींद कितनी लेनी चाहिए? देखिए जी, एक सेहतमंद जिस्म के लिए सेहतमंद नींद का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। और ये उम्र के साथ ये मुख्तलिफ होती है। बचपन में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे नींद ज़रूरी होती है, और जिस तरह उम्र बढ़ती है नींद का ड्यूरेशन कम होता रहता है। लेकिन कम से कम 6 घंटे नींद हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्तकिल 6 घंटे नींद 6 घंटे ले, या 6 घंटे सोए इंसान। लाजमी है कि 6 घंटे सोना चाहिए मुस्तकिल, ये नहीं कि बीच में इंटरप्टेड हो। अच्छा। बल्कि मुस्तकिल 6 घंटे नींद का होना बहुत ज़रूरी है उसका। अच्छा राहीला, वैसे तो हमारे यहाँ पे लोगों में है कि हम लोग रात को लेट तक जागते रहते हैं और सुबह उठते नहीं हैं, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, क्या एक सेहतमंद शख्स जो है उसके लिए सही है या नहीं है? ये सवाल का जवाब तो हम सबको पता है, लेकिन हमें बहुत शौक है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं है हम उन्हीं को ही अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट बात है। एंड ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ नींद बल्कि आपके हेल्थ के इतने ज़्यादा इश्यूज पैदा हो जाते हैं, एंड इन द लॉन्गर रन इट्स सो डिस्ट्रक्टिव दैट वन कैन नॉट इवन इमेजिन। बिल्कुल, हम लोगों को पता होता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी वही करते हैं जो कि हमें जिन चीज़ों से मना किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रात को, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा लाइट्स होती हैं, इतना ग्लैमर क्रिएट कर दिया है वो, ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके पास गैजेट्स हैं, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, और रात को ही लोग ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनकी नींद इतनी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है कि वो पूरा आपका साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। डॉक्टर वजीहा, वैसे वजूहात क्या है, क्यों नींद नहीं आती है हम लोगों को? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं और कुछ रीज़न्स वो होती हैं जिसमें कोई बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है या और फिज़िकल मेडिकल कंडीशंस हैं, उसको अगर हम साइड पे रखें और सिर्फ साइकोलॉजिकल कंडीशंस को देखें तो उसमें ओवरथिंकिंग बहुत इसकी बड़ी रीज़न है या कॉज भी देखी जाती है, क्योंकि रात के टाइम जो है ब्रेन हम एक्टिव बहुत ज़्यादा उसको कर रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव वे में नहीं कर रहे होते। तो यही वजह है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी तो कर नहीं सकते, तो वो मेंटली हम इतना एग्जॉस्ट खुद को कर रहे होते हैं कि वो जो नींद है वो प्रॉपर हम नहीं ले पा रहे होते। इसके अलावा रात को सोने से पहले चाय
कैफ़ीन, इस तरह के इंटेक्स कर लिए जाते हैं। डाइट बहुत मैटर करती है नींद के हवाले से। हैवी मील्स ले लिए जाते हैं सोने से पहले। फिर मोबाइल के यूज़, स्क्रीन की जो वाइब्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। मेन जो रीज़न्स हैं वो ये हैं। अच्छा वजीहा, गैजेट्स के अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में ये है कि लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, तो ये तमाम चीज़ें भी नींद ना आने की वजह हैं। एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग में यही चीज़ आ जाती है कि स्ट्रेस इंक्लूड होता है, और वो जो चीज़ें पूरे दिन में दिमाग ने छोड़ दी होती हैं, बिकॉज फिजिकली इतना ज़्यादा इंडल्ज होता है और कामों में, तो वो रात के टाइम एक एक करके नहीं भी याद आ रही तो अक्सर पर्सन खुद उनको रिकॉल भी करता है। हमारा जो रिकॉलिंग है, वो जो टाइम पीरियड हमने रात को सोने का रखा होता है उससे पहले जो करते हैं, उससे जो हमारी सारी नींद जो होती है वो ख़राब हो जाती है। या फिर अगर हम सोते भी हैं तो सो के उठते जो हैं वो, क्योंकि नींद हमारी प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं रहती, तो इस वजह से हमारी नींद ना होने की वजह से हम सुबह जब उठते हैं तो हम थकावट का महसूस करते हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, और हम बार बार चाय या कैफीन जैसी चीज़ों का इंटेक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो रात को हमारी रूटीन है ना कि हम कैफ़ीन वगैरह, चाय वगैरह, जो इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उस वजह से भी जो है हमारी नींद अफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, एज के हवाले से अगर हम बात करें तो जो नींद है उसकी टाइमिंग्स हैं, उनमें कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि अगर बचपन में एक छोटा बच्चा है उसकी नींद कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ एडल्ट की और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें किस तरह की एज के मुताबिक नींद होनी चाहिए, और डिफरेंस भी होता है कोई इनमें? जी जी, देखिए कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है, शीरख्वार बच्चा होता है, बिल्कुल, तो वो तो आप 18-18 घंटे सोता है, यानी कि माँ का दूध पीता है और फिर सो जाता है, माँ का दूध पीता सो जाता है। और उम्र के साथ फिर उसकी नींद का ड्यूरेशन कम होना शुरू हो जाता है। और मिडिल एज में आके मैंने अर्ज़ किया कि कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। और उसके बाद में जैसे आप 60 ईयर्स क्रॉस करते हैं, 60 साल की उम्र से बढ़ते हैं, फिर 6 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। लेकिन इसमें 2-3 बड़े अहम फैक्टर हैं जो मैंने अर्ज़ किया पहले भी, कि हमारी नींद 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक को हम कहते हैं जिसमें हमारी आँख, हम जब सोते हैं तो ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि सोते वक्त बिस्तर पे लेट के आपको नींद कितनी देर में आती है, ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद में जब नींद आ गई तो नींद आने के बाद उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं आप। एक वो होता है जिसमें आपकी आंखें इतनी तेज़ी से हरकत नहीं करती हैं, इसको मेडिकल टर्म में नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। और उसके बाद में गहरी नींद का एक टाइम आता है हमारा, जो कि सुबह 3 बजे के वक्त होता है, 4 बजे वक्त होता है, जिसमें हमारी जो है ना वो हमें ख्वाब भी आते हैं और बहुत गहरी नींद आती है। बाज़ का मुँह में से थोड़ा सा जो है लुआब भी निकलता है, और जब इंसान ऐसी नींद के बाद उठता है तो कहता है यार बहुत गहरी नींद आई थी, लेकिन इंसान मेंटली फ्रेश होता है। अच्छा, यहाँ पर अभी बात की डॉक्टर वजीहा ने इस्लामाबाद से भी कि नींद न आने की मुख्तलिफ वजूहात, उसमें एक सबसे बड़ा अहम मसला जो है, जो हम इग्नोर करते हैं, वो मोटापा है। ठीक, जो मोटापा है वो सबसे बड़ा मसला है नींद ना आने का, और ये हत्ता के बच्चों में भी है, दरमियानी उम्र के लोगों में जी नींद नहीं आती। क्योंकि जब आप सोते हैं, सोते हुए आपका ये होता है कि आपका जो है, हमारा जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो पेट है, ये जब हम सांस लेते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करता है और फेफड़ों में हमारे हवा भरती है। अब जो मोटे लोग होते हैं उनके फेफड़े पूरी तरह फूल नहीं पाते हैं, साथ उनकी गर्दन मोटी होती है। गर्दन मोटी होने की वजह से होता ये है कि जब वो सोते हैं, सोते हुए उनका सांस की नाली जो है ना वो जकड़ी जाती है, बंद हो जाती है। ऐसे मरीज़ फिर खराटे पैदा करते हैं, और जब उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए, कॉलर साइज़ एक हद से ज़्यादा क्रॉस हो जाए, तो फिर उनको बहुत ज़ोर से खराटे आते हैं, और जैसे ही वो गहरी नींद में जाते हैं उनका सांस बंद हो जाता है। सांस बंद हो जाता है तो फिर वो थोड़ी देर बाद जो है ना वो उठ जाते हैं। और ऐसे मरीज़ जो है वो ना वो गहरी नींद ले सकते हैं, और दिन के वक्त होता है इनका बैठे हुए जो है ना वो टीवी देखते हुए सो जाते हैं, या वो अगर गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चलाते हुए उनको नींद आ जाती है, और इनको जो है ना इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ हो जाती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर भी। अगर आप बीमारियों की हम बात कर रहे हैं, जैसे लोग, हमारा क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लोग रातों को जागते हैं और सुबह जो है वो सो जाते हैं, तो इस तरह के लाइफस्टाइल की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि इंसान के ऊपर मतलब अटैक कर देती हैं? देखिए जी, ये पिछले साल की एक बहुत अहम इजाद जो थी, जो डिस्कवरी हुई, वो ये थी कि इंसान के अंदर भी एक अल्लाह ताला ने एक क्लॉक लगाया हुआ है, और एक ख़ास किस्म का एक केमिकल है जिसे हार्मोन कहते हैं, वो हमारे जिस्म में निकलता है।
और बिल्कुल वो जो सोने के औकात होते हैं हमारे कि इशा की नमाज के बाद या 8 बजे के वक्त उसका जो है वो लेवल है बढ़ जाते से हम जो है ना मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। 8 बजे के वक्त उसका लेवल बढ़ता है तो उस वक्त अगर इंसान सो जाए तो उसको हेल्दी नींद आएगी। अच्छा, उसका लेवल सुबह 4-5 बजे के वक्त कम हो जाता है तो उस वक्त जो है ना उसके लिए उठना आसान है। अब हम क्या करते हैं कि जब वो 8 बजे का वक्त होता है, जब उसका लेवल बढ़ता है, उस टाइम हमें जब नींद आने का इम्कान होता है तो हम उस टाइम कॉफ़ी पी लेते हैं और इस तरह के ड्रिंक्स ले लेते हैं जिनकी वजह से हमारी नींद जो है वो उड़ ख़ास तौर पे जाती जो है। ये जो आजकल जो है ये मुख्तलिफ जो ड्रिंक्स भी इवन क्या है तो ड्रिंक बोतल है जिस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो इससे क्या होती है हमारी नींद उड़ जाती है। अच्छा, अब वो हम जब सुबह जो है उस वक्त सोते हैं तो आप देखें कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस वक्त सूरज की किरणें निकल आती हैं, सूरज की रोशनी निकल आती है और उस वक्त जो है हम सो रहे होते हैं और उस हार्मोन का लेवल उस वक्त कम हो चुका था। तो एक तो हमें नींद हेल्दी नहीं आती है, तो नींद हेल्दी ना आने से हमें जो है ना ब्लड प्रेशर का मर्ज हो जाता है, हमें शुगर और दिल के अटैक के इम्कान बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये होता है कि हमें जो है वो सुबह के वक्त अगर हम जो एक वक्त होता है अगर हम सूरज की रोशनी को अपने जिस्म को एक्सपोज ना करें तो विटामिन डी की कमी विटामिन डी और विटामिन डी की जो कमी है, बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने अपने इर्द गिर्द एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है, हालांकि इस विटामिन जो है इसकी कमी हमने कभी देखी भी नहीं थी। बहरहाल जो भी है तो विटामिन डी की कमी होती है और उससे फिर इंसान के जिस्म हड्डियाँ कमजोर, हर चीज़ कमजोर और जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। राहीला, हम किस तरह से अपनी रूटीन जो है वो बेहतर बनाएं और किस किस तरह से हमें अपनी जो टाइमिंग सेट करनी चाहिए ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हमें नींद भी टाइम पर आ जाए? ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल ही हमारा बन गया कि रात को देर तक जागना है, सुबह देर से उठना है और फिर वो पूरा रेपिटेटिव साइकिल चलता है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने इसको ख़राब किए उसका बिल्कुल ऑपोजिट करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। हमारा माइंड एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करता है, एक पैटर्न सेट हो जाता है। जो भी काम आप हैबिचुअली करना शुरू कर दें, कि इसका मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंट तौर पे रोज़ एक ही टाइम पे एक ही काम करेंगे तो और आप उसको मुसलसल कुछ दिनों तक करते रहें तो वो आपके माइंड में एक प्रोग्राम बन के स्टोर हो जाता है। ठीक हो। अब हमारे तो अक्सर 80% लोगों का प्रोग्राम ख़राब तरीके से स्टोर हुआ है कि रात को 1-2 बज जाता है सोते हुए। ठीक है, तो माइंड भी उस तरीके से ट्यून हो जाता है और उससे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन 8 o'clock के करीब आती है, लेकिन 8 o'clock के करीब इतने हले गुले में होते हैं या ये जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है, वो स्क्रीन का इस्तेमाल है, उसकी वजह से आपके जो हमारी ख़वातीन है वो 8 o'clock पे ना ड्रामे देख रही है ना, वो देखती है। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि आपके सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। अब जब सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है तो आपका इंटरनल जो क्लॉक है वो ख़राब हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें दोबारा से अपने सर्केडियन रिदम को सेट करना पड़ेगा। सही। इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए रात को सोने से पहले एक पूरा आप स्लीप रिचुअल बनाएं और स्लीप हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिसके अंदर एक ही टाइम पे सोना और एक ही टाइम पे उठना। आइडियल जो है दैट्स बिटवीन 11 PM to 7 AM। ठीक है, सो अगर इस टाइम के दौरान या 10 to 6 तो उससे भी ज़्यादा आइडियल है, लेकिन 11 to 7 आजकल के इंतहाई बिजी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो उसके साथ सूट करता है। तो अगर आप रात को सोने से, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने 11 o'clock सोना है तो आप कम से कम 2 घंटे पहले इसकी प्रिपरेशन करें। जैसे कि डॉक्टर वजिया ने कहा कि ओवर थिंकिंग की वजह से, अब ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान एंग्जाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इट्स अ साइकिल। नींद ना होने की वजह से ये बीमारी होती है और इन बीमारी की वजह से नींद और डिस्टर्ब होती है। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसका पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको अपनी रात को अब जो अगर मेजर कॉज है रूटीन सेट करनी होगी। रूटीन किस तरह से सेट करनी है कि जो मेजर कॉज है दैट्स ओवर थिंकिंग। तो रात को हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपना दिमाग का पैटर्न या दिमाग का प्रोसेस को ब्रेक नहीं करते और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने कल क्या करना है, सारी इतना हम कोई बहुत सोचते हैं और हम सोचते, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई सीजन देख रहे हैं या कोई भी टॉक शो देख रहे हैं जिस तरह के, वो इतने आपके अंदर इतने ज़्यादा एंग्जाइटी सी प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स और फिर आप उसी लूप में चलते रहते हैं।
तो 2 घंटे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, एक स्लीप रिचुअल बनाना चाहिए, जिसके अंदर एक तो ये कि आप अपने कमरे की लाइट्स बिल्कुल ऑफ कर दें, गैजेट्स सारे आप दूर कर दें, आपका बेड सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। आप सोफे पे बैठ के काम करें सारा काम, और आपके बेड के ऊपर कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर वैसे बड़ा मुश्किल है कि आपके गैजेट जो है ना दूर रख दें और आप कहें कि जी आपने अब सोना है और बेड पे कुछ भी ना हो। वजीहा से बात कर लेते हैं। वजीहा, कुछ लोग होते हैं कि उनको नींद नहीं आती, वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे क्या साइकी होती है? मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेडिकेशन तो एक एडिक्शन है, मैं ज़रा उस पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें बताई गई, ये कॉन्शियस एफर्ट्स बेसिकली हम इनको कहते हैं, कि कॉन्शियसली हम एफर्ट कर रहे हैं, माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं। नो डाउट कि कॉन्शियस एफर्ट्स बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, और उसमें आपको विल पावर आपकी बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन खुद को देनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो सब कॉन्शियसली ब्रेन को प्रिपेयर करती हैं। उनमें जैसे हिप्नोटिज्म आ गया, जिसमें हम PMR मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स करवाते हैं, जिसमें मेनली जो चीज़ होती है, आप अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल सुलाकर साइड पे कर देते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लगता है। और जब इस तरह की मसल रिलैक्सेशन या रात को सोने से पहले जब आप इन टेक्निक्स पे अमल करते हैं, तो वो आपकी हैबिचुअल पैटर्न्स बनना शुरू होते हैं, और कॉन्शियस लेवल पे वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करना लग जाता है ब्रेन। अब उसमें क्या चीज़ आ जाती है, ये सवाल आता है। मेनली इसमें ये चीज़ आती है कि आप सबसे पहले जो चीज़ बायोलॉजिकल क्लॉक जो बात की गई, आप खुद से सेल्फ कम्युनिकेशन के थ्रू खुद को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। मेंटली अपने आप को विल पावर तभी आती है जब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद कुछ इमेजेस होती हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो बेसिकली इमेजेस पे काम कर रहा होता है। जब हम लेटते हैं रात को, तो हमें इमेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जो भी थॉट्स होती है उनके। तो उसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन रियलिटी में और जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। रात को सोते वक्त कुछ इमेजेस, अगर आप जो पॉजिटिव इमेजेस हैं, लाइफ के इवेंट्स हैं, उनको विजुअलाइज करें, उनको देखें, उनको रिकॉल करें, तो उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने लगता है, और कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पे काम करें जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे। बिल्कुल, उन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए जो आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, हमें ऐसी सोच से रात को बिस्तर पे लेटना चाहिए जो पॉजिटिव हो और हमारे दिमाग को रिलैक्स कर सके। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो दवाइयाँ लेते हैं सोने के लिए, नींद नहीं आती है, उसके नुकसानात भी होते हैं? जी देखें, बिल्कुल, दवाई तो जो भी आप लेंगे उसके नुकसान साइड इफेक्ट्स होते हैं। साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि दवाइयाँ बनती कैसे हैं, इनके अज्जा जो है वो नशावर जो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ हैं उन्हीं से बनती हैं ये। और जब इंसान उसे इस्तेमाल करता है तो पहले उसका ये होता है कि वो शायद आधी गोली से उसको नींद आ जाएगी या उसको रिलैक्स हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, फिर वो एक गोली पे आ जाता है। फिर ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखें जो कि 4-4, 6-6 गोलियाँ रोज़ खा रहे होते हैं। तो अब इतनी जब गोलियों पे आप एक तरह की आपको डिपेंडेंस इसे कहते हैं हम मेडिकल टर्म में, कि आपको उसकी आदत पड़ जाती है, उसके बगैर आपको नींद नहीं आती दवाइयों के। और फिर आपको जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा मसला भी होता है कि अगर आपको कोई बेहोशी करने के लिए, ऑपरेशन के लिए बेहोश करना पड़े, तो आप पे हत्ता कि वो बेहोश करने वाली अद्वियात भी असर नहीं करती हैं। वहाँ पर जो है ना वो जो बेहोश करने वाले डॉक्टर बड़ी परेशानी का शिकार होते हैं कि बेहोश क्यों नहीं हो रहा। तो ये मसाइल से पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इन अद्वियात का हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, गुर्दों पे और दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी बुरे असरात होते हैं इसके। ठीक हो गया। अच्छा राहीला, हम तो बात कर रहे हैं कि नींद नहीं आती, कुछ लोगों को बहुत नींद आती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत नींद आती है, लेकिन मैं उसको पूरा ले नहीं सकती हूँ। और जब इतना ज़्यादा हम सोते हैं तो उसके भी सेहत के ऊपर कोई नुकसानात होते हैं? बहुत ज़्यादा सोना भी। देखिए, हर चीज़ एक अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है आपका, बैलेंस में हर चीज़ चलती है। एनीथिंग दैट्स आउट ऑफ बैलेंस, उससे आपको प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे। तो जो बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। वो उसमें आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, उसके अंदर क्रॉनिक फटीग बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। पीपल हु गो सफ़र फ्रॉम ट्रॉमा या PTSD का शिकार होते हैं, तो वो दोनों तरह से या तो वो एक्सट्रीम सोना शुरू कर देते हैं या स्लीपलेसनेस उनको हो जाती है। तो बहुत सारी इस तरह की इससे रिलेटेड फिर आगे वो सब ब्रांचेस प्रॉब्लम्स की निकलती रहती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जैसे कि डॉक्टर वजीहा ने बात की कि आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी चाहिए। उसमें मैं बताती हूँ कि हिप्नोसिस की एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है,
और वो आप 100 to 1 उल्टा काउंट करें तो आपका ब्रेन अनवायर होता है। तो जितने भी दिन की एक्टिविटी होती है वो सारी माइंड को ये मैसेज आता है कि यू आर ट्राइंग टू अनवाइंड। तो उससे अक्सर तो ये करते करते नींद आ जाती है। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे एक बहुत फेमस ब्रेथ है सोने के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंसोम्निया जिनको होता है या बहुत मसला होता है, वो इज नोन एज द 4-7-8 मेथड, जिसके अंदर आप 4 के काउंट में इनहेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल से 1 2 3 4, इतने पूरे लेंथ में आपने अंदर गहरा सांस लेना है, इनहेल करना है, फिर आपने सांस को अंदर रोकना है और दिमाग में आपने 7 तक गिनती गिननी है, काउंट करना है 1 to 7। फिर उसके बाद आपने मुंह से दिमाग में 1 to 8 तक काउंट करना है और मुंह से आपने आहिस्ता आहिस्ता सांस को रिलीज करना है। और कम से कम 10 to 15 साइकिल्स आप इसके करें तो आपको नींद अच्छी आ जाएगी। नींद अच्छी आ जाएगी। और सारी बात फिर उधर ही आती है कि आपने अपना जो एक पैटर्न है वो सेट करना है, अपने माइंड के अंदर एक नया प्रोग्राम डालना है कि आप अपनी नींद को रेगुलेट कर सकें। अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो कम पे ले आए, और अगर कम सोते हैं तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उमर। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका आज का नींद से मुतालिक। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं मोबाइल फ़ोन ना भी यूज़ कर रहा हूँ रात में, तो मुझे सोते सोते 3-4 बज जाते हैं। तो उसके बाद सुबह मुझे चूँकि ऑफिस में पहुंचना होता है 8 बजे तक, तो अब सुबह में जब मुझे जागने का टाइम होता है उस टाइम मुझे ख्वाब ऐसे आ रहे होते हैं कि जैसे मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ, मैंने शॉवर ले लिया, मैं ऑफिस में पहुंच गया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो सब कुछ मैं ख्वाब में कर रहा हूँ। तो ये बड़ा सीरियस इशू है मेरे लिए, तो इसका कोई मुझे सोल्यूशन बता दे, मैं बड़ा तंग आ गया हूँ इससे। चले इसके ऊपर हम डॉक्टर वजीहा से जान लेते हैं। डॉक्टर वजीहा, क्या मामला है, क्या मौजरा है? वो कह रहे हैं मैं गैजेट्स भी नहीं यूज़ करता, उसके बावजूद मुझे एक तो नींद लेट आती है और मैं सुबह 8 बजे मैंने ऑफिस पहुंचना था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता और मुझे तब ख्वाब आ रहे थे कि जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या साइकी है उमर की? इसमें हिस्ट्री टेकिंग में देखा जाए तो वो इतना चीज़ों को अक्सर लोग प्रेशराइज कर लेते हैं कि वो लिटरली ब्रेन उनको ऐसी पिक्चर्स देता है कि वो उनको लगता है कि वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। उसको उस चीज़ पे इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लेता है ब्रेन कि वो एक्टिविटी और रियलिटी में उसमें कोई फ़र्क नहीं कर पाता। तो मेजर चीज़ ये है कि क्योंकि वो दिमाग ऑलरेडी 3 घंटे सिर्फ सोच में ही रहा, तो वो प्रोग्रामिंग ही वो उलट चल रही थी, जिसकी वजह से वो पूरे रात जो नींद का साइकिल था वो डिस्टर्बेंस में रहा। अब चूंकि सोने से पहले ये दिमाग में सोच रही होगी कि मैंने 8 बजे उठना है, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग रात के टाइम ब्रेन में वही चलती रहती है कि सुबह उठना है, ये चीज़ करनी है। तो उसमें ब्रेन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारे होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें सेफ करते हैं। लेकिन वो जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा। उन्हें बस ये पता है कि बचाना है, सेफ करना है, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। तो उस टाइम पे वो ब्रेन वो सिग्नल्स देके उनकी पूरी बॉडी को रिलैक्स बेसिकली कर रहा होता है। क्या बीवी और औलाद का रिस्क अल्लाह ताला ने शौहर के हाथ में रखा है? क्योंकि लोग रिस्क को लेकर अपने बड़े ही कीमती रिश्तों को खो देते हैं। लोग समझते हैं कि शायद उन रिश्तों को खाना पिलाना और उनकी जेब पर ये जो चीज़ें हैं सारी भारी पड़ती हैं। इस मौजू से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद होंगे हमारे गेस्ट, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो सबसे पहले इस्लामिक स्कॉलर लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर नासिर महमूद। 12 सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट पर आप इन्हें देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कराची से डॉक्टर इमरान, माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। इनको भी आप 12 देख चुके हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर, ख़ासतौर पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट पर। तो जनाब, इसके साथ हमारी जो लास्ट गेस्ट है वो है मैच मेकर लाहौर स्टूडियो में, उन्होंने हमें भी ज्वाइन कर लिया है, तहमीना ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया तहमीना आपका भी कि आप लोगों ने हमें जो है ज्वाइन किया है। तो प्रोफेसर सर, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करूँगी कि रिस्क के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशादात फरमाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बुखारी बात यह है कि रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान और हर जानदार का अपने हाथ में रखा है और इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदिअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी ज़मीन पर
2 टांगों या 4 टांगों से चलने वाले जो भी जानदार हैं अल्लाह ने उनका रिज़्क अपने पास रखा है। वो परिंदे हैं, वो हशरात हैं, कायनात की हर चीज़ जो जो उसको ज़िंदा रहने के लिए चीज़ ज़रूरत है वो अल्लाह ताला के पास है और अल्लाह ताला उसे पूरी फरमाता है। बुनियादी तौर पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि अल्लाह ने जो अपना तारुफ़ कुरान मजीद में सबसे पहले करवाया वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब है और रब वो होता है जो किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाए, फिर उस वजूद को शैअन फशैआ उसके हर दर्जे से मरहला वार बढ़ाता बढ़ाता उसके कमाल तक पहुंचा दे। अब हर मरहले में किसी भी वजूद के कायम रहने के लिए जो जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो अल्लाह उसे अता करता है और इसे रिज़्क कहते हैं। एक तो रिज़्क का ये तंग मफ़हूम तनख्वाह, रोज़ी, पैसा या रोटी रोज़ी, पानी, इसको लोग रिज़्क के तौर पर लेते हैं। लेकिन रिज़्क सिर्फ ये नहीं है, रिज़्क हुआ कुल्लु मा युन्तफ़अ बिहिल इंसान। हर चीज़ जिससे इंसान नफ़ा उठाता है या कोई भी चीज़ जिससे नफ़ा उठाती है वो रिज़्क है। आप अगर इसको देखें तो हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी के कायम रहने के लिए जो कुछ भी हमें ज़रूरत है वो सारा कुछ रिज़्क है। इसमें सूरज की रोशनी भी है, रात चांद की चांदनी भी है, इसमें हवा भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें दिन और रात का तगय्युर और तबद्दुल भी है, इसमें मौसमों का बदलना भी है, इसमें हमारा सांस लेना भी है, इसमें हमारा चलना फिरना भी है। जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी और हमारे वजूद को कायम रखने, इसको फैसिलिटेट करने और इसको प्रोमोट करने और आगे बढ़ाने में जो जो चीज़ें ज़रूरत पेश आती हैं वो रिज़्क है। और वो रिज़्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है और वो रिज़्क रब्बे ज़ुल जलाल हर इंसान का उसके लिए उतारता है, उसकी जो उसने मुकद्दर में रखा है। और इंसान उस वक्त तक फौत नहीं होता जब तक वो अपना वो रिज़्क पूरा ना कर ले जो अल्लाह ताला ने उसके लिए हक में लिखा है। और ये बात याद रखने वाली है, वो रिज़्क इंसान की तलाश में है, वो रिज़्क इंसान को खुद पहुंचता है। इंसान को चाहिए कि इंसान मेहनत करके उस रिज़्क को रिज़्क हलाल तरीके से पाए। अगर हराम तरीके से उस रिज़्क को तलाश करेगा मिल जाएगा लेकिन वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। वही रिज़्क उसको रिज़्क हलाल अच्छे तरीके से मेहनत के साथ हलाल जरिए से मिलेगा। अगर वो मेहनत करेगा, उसका वादा जो है रिज़्क देने का वो अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह राज़िक है और वो उसको रिज़्क अता करता है। चलें जी डॉक्टर इमरान, क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि औलाद और बीवी का रिज़्क अल्लाह ताला के बाद शौहर के हाथ में दिया है, तो इसमें कितना मतलब है कि अल्लाह ताला ने वाकई शौहर के हाथ में रखा है औलाद और बीवी का रिज़्क? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी हम कोई बात कहेंगे, जैसे अभी आपने ये कहा कि क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, तो दुनिया में जानने के लिए, नॉलेज के लिए 2 ही तरीक़े होंगे, या तो इल्हामी कुतुब के ज़रिए, अंबिया किराम की वही मुबारक के ज़रिए, वो हमें अल्लाह तबारक व तआला बराह रास्त इन किताबों के ज़रिए हम तक वो इल्म पहुँचेगा जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी ये मुस्तनद बात है क्योंकि ये कुरान पाक में है, ये कौल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये सीरत तैयबा से साबित है। दूसरा तरीका ये होता है जिसको हम इल्म कसबी कहते हैं या एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं, कि हम अपनी तहकीक करते हैं और उस तहकीक की बुनियाद पर हम अपने तजर्बों की बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव करते हैं और हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो हमें अक्ल और सलाहियत दी थी उससे हमने ये बात सीखी है। जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फार्मूलाज जो है, अब एटम बम का फार्मूला तो ज़ाहिर दीनी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल इंसान ने अपनी तहकीक से उस एटम बम को भी दरियाफ्त कर लिया और उसको इस्तेमाल किया, मस्बत या मनफी जिस तरह भी। तो ये बात जिसका मतलब है कि जब भी हम कोई बात कहेंगे उसके 2 ही पैमाने हो सकते हैं, या तो वो इल्हामी कुतुब कुरान पाक सीरत तैयबा से साबित हो जाए या अपनी तहकीक से वो ये बात साबित हो जाए। तो ये वाली बात जो है ये कहीं से भी साबित नहीं है, जिस तरफ आपने ये फरमाया है कि ये मर्द से ये मंसूब है या ये औरत से मंसूब है। रिस्क की जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बहुत तफसील से ये बात बता दी कि रिस्क का मतलब है अता होना, अता करना, यानी हर वो चीज़ जो इंसान अपनी ज़रूरत और मनफियत के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर उसका सलाहियत भी उसका रिस्क है, वो खाना पीना तो उसका रिस्क है, वक्त बहुत बड़ी जो है वो रिस्क है जो अल्लाह तबारक व तआला जो है देता है। आप देखें अंबिया किराम हो या हमारे जैसे खताकार हो, 24 घंटे सबके लिए 24 घंटे होते हैं, 12 महीने सबके लिए 12 महीने होते हैं। कुछ लोग इसमें इनकलाब अजीम बर्पा फरमा देते हैं और कुछ लोग इस टोटल जो है वो ज़ाया कर देते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ने तो मौका दिया, अल्लाह ने वक्त दिया,
फिर इंसान की ज़रूरत इंसान है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इंसानों को एक साथ पैदा करके दुनिया में भेजा। तो इसका मतलब है कि इंसान हमेशा दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होगा, इसीलिए इंसान के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें भी होती हैं और मुख्तलिफ सलाहियतें सीखने के लिए जो है वो उसके लिए इल्म और जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। तो जब हम इस तकसीम निज़ाम को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम इस तरह चल रहा है कि जनरलाइज सारी चीज़ें अता होती हैं, उसके बाद उसको मेहनत जस्तजू से जोड़ा जाता है और जो उसको हासिल करता चला जाता है वो दुनिया में कामयाब और नाकाम हो जाता है। बिल्कुल सही बात की है डॉक्टर साहब ने भी। तहमीना साहिबा, क्योंकि आप मैच मेकर हैं, रिश्ते कराती हैं, तो क्या कुछ लोग आपके पास इस तरह से भी आते हैं कि जी रिश्ता कराना है तो देखना ही है कि मालदार होना चाहिए लड़का या लड़की जो है मालदार होनी चाहिए, इस किस्म के भी आपके पास आते हैं लोग रिश्ता लेकर? इस किस्म के तो 90% केसेस ऐसे हैं कि सेटल्ड हो फैमिलीज। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से हैं कि लोग जो हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ में कंप्रोमाइजिंग नहीं है कि रिस्क अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान का किसी के वसीले से भी रखा होता है। जैसे अगर कोई वर्किंग वुमन नहीं है तो रिस्क वो नहीं कमा सकती, उसका रिस्क अल्लाह ताला ने शोहर के निस्बत से देना है। बच्चा पैदा हुआ है वो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने उसका रिस्क देना है उसके फादर की निस्बत से। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो सेटल्ड नहीं थे, शादी के बाद वो माशाल्लाह ग्रूम भी कर गए, ग्रो भी कर गए और अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी बहुत। तो डेफिनेटली किस्मत जुड़ी होती है हर इंसान की। अल्लाह ताला ने अगर रिस्क इसका बहुत अच्छा लिखा हो तो वो हस्बैंड के थ्रू मिलता है। तो बिल्कुल ये बात तो सच है, ये बात सच है। ये जो एक जुमला है ना, ये मिथ बनी हुई है एक हमारी सोसाइटी में। ये गलत है कि औलाद मर्द के नसीब की होती है और रिस्क रोज़ी औरत के नसीब की होती है। ये बात गलत है। औलाद भी औरत और मर्द दोनों के नसीब की होती है, रोज़ी भी औरत और मर्द दोनों के नसीब की है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे। शायद इस वजह से लोगों ने बना, बाज़ लोग तो इसको हदीस के तौर पर पेश करते हैं। गलत बात है, ये हदीस नहीं है, ये हदीस नहीं है। बात सिर्फ लोगों की अपनी बनाई बात। जी होता सिर्फ ये है कि जब एक इंसान एक था, उससे अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क अता कर रहा था, जब उसकी बीवी आती है तो दोनों का रिज़्क इकट्ठा हो जाता है और बसा औकात शादी होके रोज़ी में अल्लाह ताला इजाफा कर देता है। ये 2 लोगों का रिज़्क आ रहा होता है ऐसा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को जब औलाद अल्लाह ताला अता करता है तो उसके ज़रिए का भी रिज़्क आ जाता है। जब किसी घर में मेहमान आता है तो अल्लाह उसके हिस्से का भी रिज़्क भेज देता है। जब किसी जगह कोई आके स्टे करता है तो वो अपना रिज़्क लेके आ जाता है। यानी ये सारी चीज़ें इस बुनियाद पर हैं कि कोई इंसान अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को अपने ऊपर बोझ ना समझे। किसी को कोई मालूम नहीं होता कि अल्लाह किस वजह से उसको रिज़्क अता कर रहा है, अल्लाह किसकी दुआओं से उसे रिज़्क अता कर रहा है, अल्लाह ताला किसके साथ नेकी की वजह से उसे रिज़्क अता कर रहा है, किसके वसीले से अता कर। जी हाँ, बाज़ औक़ात आप घरों में लाखों करोड़ों आपको मिल रहा है और सिर्फ आपके घर में आने वाला एक माली जो 1000 2000 या चंद हज़ार रुपये लेता है, अल्लाह उस वजह से आपको अता कर रहा है। बाज़ औक़ात किसी एक की नाराज़गी से सारा कुछ रूठ जाता है। बाज़ औक़ात किसी एक के महरूम करने से आप जब महरूम करते हैं अल्लाह बाकी सारों को भी महरूम कर देता है। तो ये बुनियादी तौर पर ये मिथ ये है, या जो इसका हासिल है अगर इसको पॉजिटिवली ले लें, यानी टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, वो ये कि कोई शख्स ये ना समझे कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। रिज़्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अता करता है, वरना इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश करे और अगर अल्लाह ना चाहे तो उसे नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला अता कर रहा है तो इंसान अपनी मेहनत पर भी नहीं, मेहनत से ज़्यादा अपने रब पर भरोसा रखे। कि आप अंदाज़ा करें ये जो परिंदे हैं, परिंद, अल्लाह तो हर शय को रिज़्क अता कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब रिज़्क अता करता है तो ये परिंदे आप देखें, इन्होंने रात को जब सोते हैं पेट भर कर सोते हैं, सुबह उठते हैं पेट खाली होता है, फिर रात को सोते हैं तो इनका पेट भरा होता है। एक हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम परिंदों जितना तवक्कुल हासिल कर लो, परिंदों जैसा तवक्कुल, तो अल्लाह तुम्हें रिज़्क भी ऐसी अता करे कि तुम रात पेट भर कर सोगे, सुबह खाली पेट होगे, फिर रात को सोगे तुम्हारा पेट भरा होगा, तुम्हारे पास अल्लाह रोज़ी का इंतज़ाम करता रहेगा। तो ये बुनियाद ये समझ लें कि अच्छा औलाद भी अल्लाह ने अता करनी है। किसी को अल्लाह औलाद अता करता है सिर्फ बेटे, किसी को बेटियां अता करता है, किसी को बेटे बेटियां दोनों अता करता है, किसी को नहीं अता करता। ये अल्लाह की अता है। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ अपने सुनने वालों से, यही कहना चाहूँगा, दुनिया दारुल अमल है, बिल्कुल, ये दारुल जज़ा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महदूद वक्त का एक काम है ना। आप देखें 50 60 70 80 90 100 125 साल, ये एक महदूद अरसा है, लिमिटेड टाइम है।
जिसको मिला उसका भी गुजर जाएगा, जिसको नहीं मिला उसका भी गुजर जाएगा। हमेशा शुक्रगुजारी में रहें और अल्लाह ने जो अता किया उस पर गौर करें। देखें बाज़ औक़ात, जी हाँ, ये जो हम सांस लेते हैं, वो अभी कुछ दिन पहले मैंने को फेसबुक पर किसी दोस्त ने शेयर कर दिया, बड़ी प्यारी बात थी। एक अरब शेख, उसको कोई 2 दिन के लिए ऑक्सीजन लगी, तो उसका बिल जब आया उसके सामने पता नहीं कुछ $100 के अंदर आ गया, तो वो रो पड़ा। उन्होंने कहा आपके पास इतना रुपया तो आप रोते क्यों हैं? उसने कहा 90 साल अल्लाह ने मुझे ऑक्सीजन दी, उसका बिल नहीं लिया। आज 2 दिन हॉस्पिटल से ऑक्सीजन लेनी पड़ गई, उसका बिल दे रहा हूँ। ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम निवाला खा रहे हैं, जो हम चल फिर रहे हैं, जो अपने हाथों से खाते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं अल्लाह की दुनिया को, अपने कानों से सुन रहे हैं, ये सब अल्लाह का रिज़्क़ है। अल्लाह ताला किसी चीज़ में कभी कमी कभी बेशी करता है, सिर्फ अपने बंदे को आजमाता है रब्बे ज़ुल जलाल, कि जब मैं इसको देता हूँ तो ये क्या करता है, जब मैं इसे छीन लेता हूँ तो फिर क्या करता है, और जब मैं इसको नहीं देता तो फिर क्या करता है। बंदे का हर हाल में काम है, वो रब आजमा सकता है, उसे हक है आजमाने का, वो आजमाए। तो बंदे का काम है हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहे, अल्लाह के हुजूर झुकता रहे। मैं एक बात अगर आप इजाज़त दें, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, तो आपने उनसे पूछा जी क्या हाल है आपका? उन्होंने कहा जी कि बस ये है कि मिल जाए तो शुक्र अदा करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। और फिर पूछने लगा हुजूर आपका क्या हाल है? फरमाया ये हाल जो आपने बताया ये हमारे कुत्तों का है, हमारे शहर के कुत्ते ऐसे करते हैं, उन्हें मिल जाए तो खुश हो जाते हैं, शुक्र अदा करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। पूछा हुजूर आप क्या करते हैं? आपने फरमाया मिल जाए तो अल्लाह की मखलूक में बांट देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। यानी अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ने जान और सेहत अता की है, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। इंसान अपनी आंखों की, अपनी स्मेल की, अपने टच की, अपनी बॉडी की, चलने फिरने की, अगर इंसान इसका बिल पे करना चाहे तो कोई दे सकता है? कोई भी बिल नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने बेइंतहा नेमतें हर बंदे को अता की। बिल्कुल यकीनन हम सभी को अल्लाह ताला का हर चीज़ पर और हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर इमरान, कुछ लोग हमारी सोसाइटी में जब हम लोग जाते हैं, रिश्ता वगैरह करते हैं, तो जब लड़का देखते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़का मालदार होना चाहिए। क्या उन्हें यकीन होता है कि भाई शादी के बाद भी ये दौलत उसके पास ही रहेगी? देखिए, जब तरतीब बदल जाए, एक बात तो इस जहन में रखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इख्तियार देता है तो उसी की वजह से गाइडलाइन देता है। यानी वही क्यों आएगी, सीरत तैयबा क्यों कुछ फरमाएगी, कुरान पाक क्यों गाइडलाइन देगा? इसलिए कि अब गाइडलाइन उसको दी जाती है जिसके को इख्तियारी काम करना है, जिसको इम्तहान देना है, उसी का सिलेबस होता है, उसी का करिकुलम होता है, उसी का टीचर उसको बताता है कि ये क्वेश्चंस होंगे, इम्तहान की तैयारी करो। ऐसे ही होगा ना कि इसको कि उसको इम्तहान देना है। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब तुम रिश्ता करते हो तो देख सकते हो खूबसूरती का मेयार, इस पे भी रिश्ता हो सकता है, हसब नसब के ऊपर ये भी देख सकते हो, माल और दौलत ये भी, ये सारे वो मेयार हैं जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे का साथी चुनता है। और चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किरदार एक ऐसी चीज है कि जो भी एक मेयार है जिसके ऊपर रिश्ता हो सकता है, और आपने ये फरमाया कि किरदार को ही चुना करो क्योंकि बाकी तीनों चीजें दायमी नहीं है। बिल्कुल। और हमने ये देख लिया कि हुस्न अच्छी तरह मालूम है कि जब एक माँ बाप हो जाएंगे, उम्र ढल जाएगी, तो ये हुस्न कहाँ चला जाएगा। माल और दौलत जो है वो आज है कल नहीं है, हम अच्छी तरह जानते हैं। हसब नसब, आज मेरे ख्याल में जो हमारे सियासी निजाम में आप बहुत अच्छी तरह देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल में हसब नसब का ऊपर नीचे क्या उरूज और जवाल हो रहा है। तो इसका मतलब हसब नसब भी आने वाली चीज है, दौलत भी आने जाने वाली चीज है, हुस्न भी आने जाने चीज है। दायमी चीज जो है वो किरदार है। और किरदार क्या है कि वो लड़का जो जिम्मेदारी उठा सकता है, जो लड़का जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, जो लड़का ये कहता है कि जी मैं गमी में रहूं, खुशी में रहूं, तंगी में रहूं, आसूदगी में रहूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लड़की का ख्याल रखूं, यकीन माने वो बेहतरीन लड़का है क्योंकि वो किरदार की बात कर रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस माशरे के अंदर किरदार तो सबसे नीचे चला गया। बिल्कुल। आज जब दौलत आती है तो ये नहीं पूछते कि हराम की होगी या हलाल की होगी, ये ऊपर नीचे। अब तो लड़के और लड़कियां जिस तरह अपनी तस्वीरें खिंचवा के भेजते हैं, ये धोखा नहीं है
कि आप बिल्कुल असल ऐसे कुछ ही है और नकल कुछ और आप जो है वो भेज रहे हैं, ये भी जो है वो धोखा है। इसी तरह झूठा स्टेटस बना के, जो कि आपको मालूम है कि पता नहीं कल होगा या नहीं बिल्कुल ऐसे ही, होगा, तो जब हम इसी मादा परस्ती के ऊपर रिश्ते कायम करेंगे तो फिर हमारा जवाल भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होगा कि और आज वो लड़कियां भी रिश्ते रिश्तों के कायम भी लिए नहीं परेशान रहते है, हैं। लड़के भी रिश्तों के लिए परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही और अदालतें भरी पड़ी है ना, आप देखें जरा कोर्ट बिल्कुल मैरिजेस ऐसे का ही, हाल देखें और तलाकों का ये मैच मेकर बैठी, इनसे मालूम होगा कि क्या क्या हमारे जो है वो झूठे फेक मादा परस्ती के मेयार ने हमें कहां पहुंचा दिया कि बिल्कुल ऐसे निकाह ही है। जो है वो मुश्किल हो गया और जिना जो है वो माशरे में आम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, याहिया। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। को सलाम हो। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, जो कुछ डॉक्टर साहब ने कह दिया है, डॉक्टर इमरान ने कह दिया, वो मैं समझता हूँ, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसे बात ये कि देखिए, हमने मेयार क्या बनाया। अगर एक लड़का बेचारा, अगर एक उसने नई जॉब शुरू हुई है और वो अपनी स्ट्रगल में लगा हुआ है, तो शायद हम उसको कहेंगे कि यार ये तो अभी खड़ा नहीं हुआ अपने पैरों पे, ये क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा। लेकिन अदरवाइज वो बच्चा अगर बहुत अच्छा है, अपने अखलाक का अच्छा है, करेक्टर का अच्छा है, लेकिन उसके असाइड अगर कोई दूसरा बंदा हो जिसमें पैसा हो, दौलत हो, उसके हम करेक्टर को भी नहीं देखेंगे और वो रिश्ता कर देंगे, चाहे हमें बाद में उसकी कई मुश्किलात पेश। देखिए, रिस्क का मामला जो है वो अल्लाह के हाथ में डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप तवक्कल जब तक नहीं करेंगे, आप अल्लाह पे भरोसा और अच्छा गुमान नहीं करेंगे, कभी मामला सही नहीं होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, बात ये कि असल चीज ये होती है, आपकी बेस की होती है। अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप किसी से, तो दौलत से, आप पैसे से मोहब्बत तो और वो तो नहीं खरीद सकते। अफेक्शन तो आपकी अच्छी किरदार, अपनी अच्छी शख्सियत से होगा। तो मेरे ख्याल में हमें इस बात पे फोकस जरूर करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि जो मटेरियलिज्म है ना, मटेरियलिज्म को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तो आप कभी भी एक अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे। बिल्कुल, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को हमें छोड़ना होगा और तवक्कुल करना होगा अल्लाह ताला की जात पर। एक और कॉलर मौजूद है, अली। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। मेरा एक दोस्त है और वो शादी नहीं कर रहा, एज उसकी हो चुकी है। वो ये कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शादी, ठीक है, मेरी सैलरी नहीं इतनी। तो एज भी गुजरते ही जा रही है, तो उसके लिए कोई हल बता दें, क्या करना चाहिए, उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करे वो? अली, उसके घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो कह रहे हैं शादी कर लें, वो कह रहा है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, लड़का ये कह रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ी एक सूरत हाल अजीब हो गई है कि सैलरी कम है और वो जो लड़का है वो शादी इसी वजह से नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में नज़रियात डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि उनके कितने वसाइल हैं और उसके जहन में क्या बैठा हुआ है कि कितने कम अज़ कम वसाइल होंगे तो वो अफोर्ड करेगा। और एज भी बढ़ती जा रही है। अफोर्ड का तो डिफरेंट होता है ना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वह अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने बेटों बेटियों, अपने ग़ुलामों बांदियों की शादियाँ और इनके निकाह करो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, अगर वो फ़कीर हैं तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी कर देगा। जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, जब दोनों मिलकर कोशिश करेंगे, जब दोनों मिलकर रोज़ी के ज़राए सोचेंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए कोई ना कोई रास्ता रोज़ी का निकालेगा। लेकिन एक और हदीस पाक मैंने पढ़ी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के एक मजमा से मुखातिब होते हुए फरमाया, जो इस्तिताअत नहीं रखता वो रोज़ा रखे। यानी दूसरा रास्ता रखा आका अलैहिस्सलाम ने कि अगर वो समझता है कि उसके वसाइल नहीं है, या एक इंसान है वो समझता है कि मकरूज़ है ज़्यादा, या एक इंसान है वो समझता है कि वो फिज़िकली या किसी भी हवाले से वो इस चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाएगा, उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, उसके वसाइल, उसको आगे कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा, और वो इस बुनियाद पर अगर वो कोई तवक्कुफ़ करता है तो उसे इजाज़त है। लेकिन ये है कि उसको ज़हन पर सवार, हर बंदे का अपना अपना है ना, क्या उसी ये जो बंदा इनकार कर रहा है, इससे कई कम रोज़ी वाले इसको दिखाएं कि वो भी काम कर रही हैं, इससे बहुत कम पैसों वाले, थोड़ी तनख्वाह वाले वो भी शादियां कर रहे हैं। और अल्लाह अपना फजल करता है। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतर की, अच्छाई की उम्मीद, और याद रखना चाहिए कि रिज़्क़ आसमानों में है, रिज़्क़ आसमानों में, और अल्लाह ताला जो है अल्लाह ने वादा किया, रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। और वो ये इंसान अगर अल्लाह से तवक्कुल करते हुए हर रोज़ मगरिब या इशा की नमाज के बाद सूरह अल-वाक़िया को अपना मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी फाका नहीं आएगा। चलें जी, इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ना करे कभी किसी की ज़िंदगी में फाका आए। तहमीना साहिबा, आपके पास कभी कोई ऐसा भी मतलब रिश्ता लेकर या प्रपोज़ल, कोई इस तरह के भी लोग आते हैं कि वो कहें कि जी हमें तो कोई जहेज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें नेक सीरत और नेक किरदार लड़की चाहिए?
बहुत कम लोग ये सब मुंह से तो नहीं मांगते, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेटल्ड फैमिली हो, घर पोश एरिया में हो और प्रोफेशनल एजुकेशन हो बच्ची की, तो ये पैकेज ही है एक तरह से। लेकिन रिक्वायरमेंट्स होती क्या लोगों की, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ये चाहिए, डिमांड करते बहुत ज़्यादा है। देखिए आजकल आप रेशो निकालें लास्ट 5 ईयर्स से बहुत ज़्यादा ये शादी के सिलसिले में बच्चियों की और लड़कों की भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज अच्छा, बहुत सारी डिमांड जो वो लड़की वाले करते हैं, लड़के वाले? दोनों की है। जहाँ पे लड़की बहुत सेटल्ड और ज़रा गुड लुकिंग और कुछ सेटल्ड फैमिलीज है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। वही बात है कि आप अपने से अपर लेवल में देखना चाह रहे हो प्रपोजल्स, और मेरा ख्याल है कि जहाँ पे लड़के की शराफत, काबिलियत और उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर थोड़ा सा वो उसकी जैसे बच्चों की स्टार्ट ही पे मिनिमम 50 या उससे है, इतना सेटल नहीं है वो, तो इन फ्यूचर 4-5 ईयर्स में तो जाहिर है कहाँ से कहाँ बच्चे चले जाते हैं। तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि टाइम पे बच्चियों का बजाय टाइम वेस्ट करने के आप फ़ौरन उनके लिए एक क्या कहते हैं ढूंढे रिश्ता, और ताकि जब तक बच्चियां लेट मैरिज में जाएंगी और वो सेटल होने के चक्करों में उसका टाइम वेस्ट कर देंगे, तो मेरा ख्याल है टाइम से कर देनी चाहिए। ठीक है, टाइम से आप कह रही हैं कि शादी कर देनी चाहिए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वैसे तो मेहनत, आपने भी कहा कि मेहनत करें तो रिस्क मिलेगा, लेकिन कितनी बात इसमें सच्चाई है कि मेहनत से रिस्क मिलता है या इंसान की किस्मत भी कुछ इसमें किरदार अदा करती है? देखिए, बहुत आसान है बेटा कि आप अगर दरख्त को हिलाएंगे नहीं ना तो फल भी नीचे नहीं गिरेगा। आपकी बहुत अच्छी किस्मत थी कि फल नीचे गिर गया, अगर आप हाथ से उसको उठाएंगे नहीं तो वो आपके मुंह तक नहीं जाएगा। अगर किसी ने जबरदस्ती आपके मुंह में भी दे दिया है, अगर आप चबाएंगे नहीं तो ये नीचे नहीं जाएगा। अगर किसी ने रिस्क इंजेक्ट कर दिया है आपके जिस्म के अंदर और निजाम हाजमा आपका अंदर से खुद नहीं चलेगा, तो वो रिस्क जो जबरदस्ती डाला गया है वो भी बाहर आ जाएगा। इतनी आसान एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि बगैर मेहनत के, बगैर जद्दोजहद के ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये रिस्क आप तक जो है वो इफादा आपको पहुंचाएगा। जब ये कहते हैं कि जी अल्लाह देगा, अल्लाह ने दे दिया है, आपको जुस्तुजू तलाश करके उसकी उस स्कीम के तहत, उसके उस निज़ाम के तहत आपको इसको आपके जिस्म के अंदर दाखिल करना है या इससे फ़ायदा पहुंचाना है, या आपको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना है, अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। आपके अजीज़ व अकारिब जो आपके करीब तरीन होते हैं, दोस्त होते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, प्रोफेसर साहब ने कि नेक औलाद, ये सब भी रिस्क है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। और दूसरी बात मैं जो है वो जो मैच मेकर बहन ने मेरी, सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, उन्होंने जो मुझे जो है तहमीना साहिबा, तहमीना बहन ने जो तहमीना बहन ने जो ये बात कही है, ये बात बहुत अच्छी कही है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुझे म्यार तो बताएं, पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग किराए के घर में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई एक शख्स अपने किराया अफोर्ड कर सकता है, छत मौजूद है, अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास आज भी इतने कपड़े होते हैं कि उनको चॉइस करनी पड़ती है, यानी आज मैं कौन सी शर्ट पहनूं, इसका मतलब है मेरे पास जरूरत से ज्यादा शर्ट है। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास अब फ्रिज पहुंच चुका है, और फ्रिज का मतलब ये होता है कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह ने मुझे आज का रिस्क दे दिया है, मैंने कल के आने वाला रिस्क भी महफूज कर लिया है। तो अब अगर मेरे पास मौजूद है चीजें, तो फिर अब मैं ये किस तरह ये बात कह रहा हूं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। छत भी है, तन ढांपने के लिए भी है, पेट के लिए रिस्क भी है, और फिर अब मैं उस नाशुक्री पे रहते हुए कहूँगी जी जब तक मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगा, तो ये वाले जो लोग हैं मैंने देखा है ये ताहयात अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका मेयार ही कभी सेट नहीं होगा। आप अपने इकरा बेटा आप खुद बताओ, जिंदगी में आपने अपने आस पड़ोस कितने लोगों को देखा होगा जो साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, या छोटे किराए के घर से लेके अपने छोटे घर या फ्लैट तक पहुंचे गए ना। तो इसका मतलब ये है कि ये तरक्की का सफर मेहनत करने वालों के लिए शामिल होता है। लेकिन अगर मैं इसलिए रुक जाऊं, और अगर मैं इसलिए रुक जाऊं कि जी मैं अपनी, और मैं एज ए माहिर ज़हनी सेहत बता रहा हूं, ज्यादा उम्र की शादियों में ना सिर्फ ये कि पेचीदगियां होती हैं, जिस्मानी पेचीदगियां होती हैं, इवन वो जो शादी का जो मकसद होता है जिसके अंदर एक दूसरे की जिंदगी को ज्यादा आसूदा एंजॉय कर सकें, वो भी नहीं कर पाते जब एज ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। लेकिन यहाँ पर हमारे रिवाज है कि दिखावा बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और इधर उधर से उधार लेकर बस उनको होता है कि हम अपनी शादी का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसको इतना ज्यादा लग्जरियस बना दें कि बस देखने वाले वाह वाह करते रहें। तो इस चीज में मतलब क्या कहेंगे आपके? दिखावा, ये लोग नुकसान उठाते हैं, अपनी ज़िंदगियों को फजूल तंगी में डाल लेते हैं,
और ज़िंदगी भर तंग रहते हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी भर फिर वो जो उधार लिया तो उसको उतारने में लगे रहते हैं। लोगों को दिखाते हैं, फिर वो दिखावा। अच्छा, आप यकीन जाने लोग 1 से 2 दिन ज़्यादा याद भी नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे जो मर्जी आप कर दें, उससे अगले किसी जितना मर्जी आप खिला पिला दें, उससे अगले वीकेंड पर उससे ज़्यादा अच्छा कोई आप खा लेंगे, पिछला भूल जाएगा। बिल्कुल जो लोग अपनी ज़िंदगी अजीरन कर लेते हैं उधार लेके, मुसीबत खड़ी करके, अगले वीक उनको ये सारे मेहमान जो आज इसके मेहमान थे अगले वीक में कहीं और गए होते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, ये पिछला भूल ही जाता है। अपने इस चीज़ में ना जाए। रिज़्क़ और रोज़ी अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें दी हैं ये सारा रिज़्क़ है। बिल्कुल ऐसे। जितना अच्छा इनका सौदा अल्लाह से कर लें। जितने लोग ये महसूस कर रहे हैं अल्लाह ने किसी को जान, माल, औलाद, पैसा, ये सारी चीज़ें अता की हैं, जो सलाहियत अल्लाह ने अता की है उसे अल्लाह की राह में खर्च करना, ये बहुत बड़ी बुनियाद है। अल्लाह ने फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा जअलकुम मुस्तख़लफ़ीन फ़ी, तुम उसमें से खर्च करो जिसका हमने तुम्हें वारिस बनाया, जिसका हमने तुम्हें खलीफा बनाया। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, और खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क़ अता किया। अल्लाह के अता करदा में से अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दें। जो सलाहियत अल्लाह ने दी है, अगर आपको अल्लाह ने इल्म अता किया उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत कोई दूसरी दी, कोई हिकमत अता की, उसे अल्लाह की राह में लगाएं। माल, दौलत, पैसा। आप ही की बात से मैं जो है ना वो दोबारा से आपसे ही शुरू करूंगी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक बड़े मज़ेदार सवाल है जो कि मैं प्रोफेसर से करूंगी, तो एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, उन्हीं से दोबारा से शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर साहब अपनी बात को कंटिन्यू करें। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको जो अल्लाह ने अता किया अगर वो थोड़ा है, आप अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह उसके बदले में आपको बेइंतहा और अता करेगा। वो जो भी सलाहियत है अल्लाह की राह में खर्च करने से बढ़ती है। इंसान को चाहिए कि अपने रिज़्क़ जो भी उसको अल्लाह ने दिया उसकी तिजारत अल्लाह के साथ कर ले। इन्ना अल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, एक जन्नत मिलेगी, एक दुनिया की आसूदगी मिलेगी। अल्लाह के साथ तजारत कर लें, जो कुछ भी है अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दे अगर इंसान, उसको अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया वो बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेहनत करना एक ऐसी बुनियाद है जिसको कभी भी नहीं फरामोश किया जा सकता। अल्लाह ने जो कुछ भी आपके नसीब में रखा है वो मिलता मेहनत से है। अगर एक इंसान मेहनत न करे, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, ये बात बहुत याद रखने वाली है। अल्लाह ने फरमाया उस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखी है। वो लिखी हुई अर्ज़ मुक़द्दस, वो लोग उसमें दाखिल नहीं हुए। आप उठा के देखें तारीख़ को बनी इसराइल की, वो नहीं गए तो यतीहून फिल अर्द, 40 साल वो रास्ते में गुमराह भटकते रहे। उनके बाद वाली नस्ल ने जाके मेहनत की तो उन्होंने पा लिया। तो जो अल्लाह ने नसीब में लिख रखा है उसके लिए भी अपने हाथ से, अपनी सलाहियतों से कोशिश करके, मेहनत करके उस रिज़्क़ तक पहुँचना। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुस्तजाबुद्दावात बन जाऊँ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, या रसूलल्लाह मैं मुस्तजाबुद्दावात हो जाऊँ। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया हो जाओगे, रिज़्क़ हलाल लाजिम कर लो। रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल जिस पेट में जाता रहेगा वक्त आएगा कि अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करने शुरू कर देगा। वो जो अपने मालिक से मांगेगा अल्लाह उसे अता करना शुरू कर देगा। सो रिज़्क़ हलाल। और जिसके रिज़्क़ में हराम रिज़्क़ मिल गया उसकी बाकी सारी चीज़ें। और हराम रिज़्क़ क्या होता है? अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, मेरे रसूलों तय्यबात से खाओ। और ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, तैयब और रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ हलाल यानी हलाल तरीके से,
हलाल रिज्क हलाल तरीके से कमाएं, वो पाक और साफ खा के फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उस पर नेमत बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल, शुक्र अदा करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, नाशुक्री खत्म कर देनी चाहिए। जब कुफरान नेमत होता है तो नेमत ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगी, इंसान को रिस्क को अल्लाह ताला ने दे दिया है, लेकिन इंसान और हम सब लोग जो है मनसूबाबंदी क्यों करते हैं? ख़ास तौर पर कम औलाद जो है उसके ऊपर कहा जाता है कि जी जितने कम होंगे उतना बेहतर होगा। ये तो हलाकत की इंतहा है, जहाँ पे इंसान ये समझे कि मुझे प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो खुद प्लानिंग, देखें एक वो चीज़ है जो अदम से वजूद में आती है, जैसे बीज बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन उस बीज और दरख्त के ऊपर एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। ज़मीन को भी खोदना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप का ख्याल रखना पड़ेगा, वो पौधा जब ऊपर आएगा तो जानवरों से बचाने के लिए उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, फिर वो फसल तैयार होगी तो फिर मज़ीद उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, जब वो फल देने के काबिल होगी तो फिर जाके फल तोड़ना होगा। तो अगर आप सफ़र ये देखें कि बीज से लेके और फल तक का सफ़र कितना बड़ा है। निकाह के रिश्ते से मिलाप होता है औरत और मर्द का, और उससे लेके जो बच्चे की आमद होती है उसमें भी 8-9 महीने का वक्त होता है। फिर वो कमज़ोर तरीन बच्चा होता है, कमज़ोर तरीन बच्चा होता है इंसान का, जो बगैर किसी जो है वो सपोर्ट के सरवाइव भी नहीं कर सकता। चिड़िया से भी ज्यादा कमजोर बच्चा इंसान का होता है। चिड़िया का बच्चा बच जाता है, इंसान का बच्चा अगर उसके माँ बाप ना देखे तो बच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे। आप सोचे फिर वो इतना एक ताकतवर इंसान बन जाता। तो अगर ये सारी प्लान अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने 6 दौर में इस दुनिया को बनाया, वो भी आपको डिफाइन करके दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं हमेशा से ही 12 महीने होते थे। कुरान पाक के अंदर आपको 12 महीने बताए, फिर आपको वक्त जो है वो बताया, फिर आपको नंबर्स जो है वो बताए। तो ये अगर सारी प्लानिंग की जरूरत ना होती, आप अंदाजा करें कि रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हो गई जो है वो सुलह हुदैबिया के अंदर फतह मुबीन, उसके बाद भी आप जब गए हैं फतह मक्का के लिए तो फिर आपके साथ 10,000 की फौज थी। उसके बाद आपके साथ आगे जासूस थे, मोर्चे बनाए गए, बैकअप बनाया गया। क्या अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यकीन नहीं था कि फतह मुबीन आता हो चुकी है 2 साल पहले ही। ये बताने के लिए कि प्लानिंग है, ये दुनिया प्लानिंग है, ये दुनिया जो है वो दारुल अमल है। प्रोफेसर साहब ने कहा ये दारुल जज़ा नहीं है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी फैसला आ जाता है, नहीं तो आखिरत का फैसला मौजूद है। तो प्लानिंग के बगैर तो आप घर से नहीं निकल सकते, प्लानिंग के बगैर आप उठ नहीं सकते, प्लानिंग के बगैर आप चल नहीं सकते। आप ये बताएं कि हमें अच्छी तरह मालूम है रात को हम सोते हैं तो मौत पे चले जाते हैं, सुबह उठते हैं तो दोबारा जिंदगी होती है, लेकिन कल की प्लानिंग करते हैं। जाहिर अगर हम कल की प्लानिंग ना करें और ये समझे कि हमारे लिए कोई और प्लानिंग करेगा तो ये सिवाय धोखे और सिवाय हलाकत के और ये कुछ नहीं होगा। एक बात और जो तहमीना बहन ने कहा था, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो इजाफा जरूर चाहूंगा वो बात का। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर आज के नौजवान जो लड़के और लड़कियां हैं उनको अगर ये इख्तियार दे दिया जाए, वो इतने डिमांडिंग नहीं है। आज भी ये लड़के लड़की के माँ बाप, उनकी बहनें, उनके गिरदा रवा के लोग ये ज्यादा नमूदो नुमाइश के लिए डिमांड जो है वो करते हैं। लड़के लड़कियां अब इतने समझदार होने शुरू हो गए हैं कि वो कहते हैं लाखों रुपए एक दिन के लिए बर्बाद ना करें, हो सकता है कि हमारे मुस्तकबिल में काम आ जाएं। तहमीना साहिबा, जब लोग रिश्ते के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि जी माँ बाप भी हैं लड़के के, ख़ास तौर पर लड़की वालों का सवाल होता है क्योंकि आजकल जो हमारे माशरे में ये बात बन गई कि भाई माँ बाप हैं, उनको भी खिलाना पिलाना पड़ेगा। अब क्योंकि जब बच्चों के हाथ में आए थी सारी चीज़ें तो वो माँ बाप के लिए फिर उनका हाथ जो है ना तंग होना शुरू हो जाता है। देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन माँ बाप तो ब्लेसिंग है। मेरा ख्याल है कि ये तो जो इस सोच के साथ ऐसे लोग नहीं आते कि माँ बाप हैं या नहीं है। हो सकता है प्रोफाइल देखते हो, उनको समझ आती हो कि पेरेंट्स नहीं है या मदर नहीं है, फादर नहीं है, इस बेस पे करते हो, लेकिन ये वाली सोच हमारे साथ शेयर नहीं करते। लेकिन डेफिनेटली आजकल है। लेकिन वैसे तहमीना साहब मैंने तो बड़ा देखा है, मतलब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं हम वो बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लड़की वाले खास तौर पर जो होते हैं ना, बड़े उनको टेंशन होती है कि यार बड़ी फैमिली ना हो, माँ बाप होंगे तो हमारी बच्ची को तो बड़े खाने पकाने पड़ेंगे, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, तो वो बड़े टेंशन में रहते हैं। हाँ डेफिनेटली आते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल बच्चियाँ जो होती हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनके पेरेंट्स ये चीज़ सोचते हैं कि इस तरह की फैमिली ना हो, बच्ची ने जॉब भी करनी है, घर भी देखना है।
लेकिन वही अल्लाह ताला वसीला बनाने वाला है। और हर चीज़ आप कोशिश करें, अल्लाह पे छोड़ें, तो मेरा ख्याल है ये भी मैनेज हो सकता है सारा सिस्टम, क्योंकि रिस्क और जो हर चीज़ है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में। बिल्कुल डॉक्टर इमरान, वैसे तो क्योंकि जब औलाद के हाथ में आए सारा सिस्टम, तो वो कहते हैं जी हमारे पास वसाइल ही इतने हैं कि हम अपने वालिदैन को भी उनकी देखभाल कर सकें, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकें। मैंने नॉर्मली ये देखा है कि इस तरह के, क्योंकि ज़ाहिर हमारा सेंटर है तो मैरिज काउंसलिंग के लिए भी बहुत आते हैं और इससे पहले जो फैसला करने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। मैं ये इस तरह के बच्चे एक कम बात करते हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे कम काम करते हैं। हमारे पास जब ये आते हो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये रिश्ता है, इस लड़के का आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा ये कोई अच्छा रिश्ता नहीं है जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। इसकी उसको एक समाजी दबाव होता है, एक माशरती दबाव होता है जिसकी वजह से हम इंसान के बच्चे बने रहते हैं। अदरवाइज तो अगर हमारा आगे पीछे कोई नहीं होगा तो फिर हमें कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो ये वाली सोच जो है वो ज्यादातर आज भी लड़की के माँ बाप ज्यादा सोच रहे होते हैं। दूसरी बात एक ये है कि अगर जो समझाने वाली बात ये होती है कि अगर ये कोई नेक खातून है और वो ये चाहती है कि उसका जो शौहर है, कोई ऐसी नेक खातून हो सकती है जो ये चाहे कि उसके होने वाला शौहर जन्नत में ना हो, कोई भी नहीं चाहेगी ना। अगर वो नेक खातून है तो कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा होने वाला शौहर जन्नत में ना हो। लेकिन और ये बात अच्छी तरह मालूम है कि शौहर की जो जन्नत है वो उसके माँ बाप होते हैं। तो अगर वो शौहर अपने माँ बाप के साथ नहीं होगा तो जन्नत में कैसे होगा? तो अगर ये बात समझाई जाएगी तो उसको भी पता होगा कि यार ये मेरे माँ बाप हैं। दूसरी बात जैसे आपने ये कही कि मैं बहैसियत वालिद ये बात कह रहा हूँ और वालिदैन की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह के जो बच्चे ये बात कर रहे होते हैं वो वालिदैन भी कोई रोल मॉडल नहीं होते बेटा। उन्होंने भी जिस तरह अपने घर के अंदर फुप्पियों के साथ और खालाओं के साथ और चाचाओं के साथ और सास के साथ जिस तरह का रवैया रखा होता है, या जिस तरह की वो बच्चों को एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग शुरू से की जाती है, दादी ऐसी है, फुप्पी ऐसी है, चाचा ऐसा है, इनसे दूर रहना है, वो जब इस तरह उनको इतना दूर 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 रखते हैं तो वो ये ख्याल ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं होता कि एक दिन हमारे ऊपर आना है। ये दुनिया मकाफात अमल है कि ये जो बीज हम बो रहे हैं नफरत का, ये इसका हमें ही काटना पड़ेगा, इसकी फसल हमें ही काटनी पड़ेगी। और यही हमने नॉर्मली ये देखा है कि वो रवैये जो है वो ऐसे रोल मॉडल नहीं होते, जो बच्चे जो है वो जिसको कॉपी कर रहे होते। और फिर जाहिर है जब बच्चे कहते जब आपने ये किया, जब आपने अपने बाप को छोड़ दिया, जब आप अपने लोगों से नहीं मिलते थे तो फिर हम क्यों जो है वो ना करें। डॉक्टर साहब लास्ट मिनट है, मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? देखिए एक बात अगर मैं फिर आपको बता दूं, एक और भी मिथ है कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इस वजह से हमने बहुत सारे घर टूटते हुए देखे हैं जब हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं कि जी अल्लाह ने लिखा ही ऐसा था इसलिए टूट गया। नहीं भाई, घर बचाने की कोशिश करें। तलाक अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। 50 कम से कम अटेम्प्ट करो कि किसी तरह घर आबाद हो जाए। घर तोड़ने के लिए कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए और घर जोड़ने के लिए तमाम मेहनत होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा खूबसूरत मैसेज है। प्रोफेसर साहब आप लास्टली मैसेज देना चाहेंगे? तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। पूरी मेहनत करें, जो मिल रहा है उस पर शुक्र अदा करें। किसी और के पास क्या है उस पर नज़र न रखें, जो मिला हुआ उस पर शुक्र अदा करें, अल्लाह सब कुछ अता कर देगा। चलें जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दे दिया प्रोफेसर साहब ने भी। तहमीना साहिबा लास्टली मैसेज? यही मैसेज है मेरा तो रिश्तों के हवाले से है कि आप सिर्फ शराफत, काबिलियत और ये देखें और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पे तवक्कल करें और सारे मामला अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल, सारे मामला जो हैं वो अल्लाह ताला पर छोड़ देने चाहिए। बड़े खूबसूरत मैसेजेस दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब, आप सब जो है इस पर अमल भी करें। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, डॉक्टर इमरान और तहमीना ज़ुबैर हमें ज्वाइन किया था। अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और बड़ा ही हमारा आज का टॉपिक था वो बड़ा अहम था और आज के मामले में, आज की जो मुआशरा है उसमें ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि हम तवक्कुल करें, सब्र करें और अल्लाह ताला की तमाम दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म, हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।